थर्ड नंबर है ना। तो अभी तो थोड़ा स्टार्ट कर दें, मतलब उसका भूमिका एक बार मैं फिर से स्टार्टिंग से बताती हूँ। डॉक्टर का अपहरण, डॉक्टर यानी लेसन का नाम है हमारे, डॉक्टर का अपहरण। तो डॉक्टर यहाँ मरीजों का, पेशेंट का इलाज करने वाला डॉक्टर, और यहाँ पे जो हमें लेखक के नाम के साथ डॉक्टर लगा है, ये मैंने पहले जैसे बताया कि जो भी पीएचडी कर लेते हैं और उन्हें डी.लिट की उपाधि मिल जाती है, तो उनके नाम के साथ डॉक्टर जुड़ जाता है। अगर हम लोग ही अब पीएचडी कर ले, डी.लिट की उपाधि हमें मिल जाए, तो हम जो है हमारे नाम के साथ भी डॉक्टर शब्द जुड़ सकता है। तो डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने ये इस पाठ के बारे में लिखा है। इस पाठ में हम बताएंगे आगे के आगे क्या उन्होंने बताया। पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 9 मार्च 1938 और इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम गाजियाबाद में हुआ। इनका परिचय है। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। मतलब कुछ लोगों का मतलब सबके साहित्य का चुनाव अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो देवसरे जी है, इनके जो है ये प्रतिष्ठित किसमें है, बाल साहित्य में, बच्चों से संबंधित साहित्य में। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती है, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली। बच्चे जो होते हैं उनके मन में तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं, तरह तरह के वे विचार करते हैं, बहुत सारे उनके मन में विचार आते हैं। हम लोग भी जब छोटे होते हैं तो हम ये सोचते हैं, जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है ये हमारी पृथ्वी ग्रह है, सूर्य ये तारा है, स्टार है, और हमारे कितने ग्रह हैं, हम किस ग्रह पे रहते हैं, सजीव सृष्टि किन किन ग्रहों पे है, ये सब हमें पढ़ाई के साथ साथ मालूम पड़ जाता है। लेकिन जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो हमें इन सारी चीजों के प्रति जिज्ञासा रहती है, कल्पना रहती है। चांद क्या है, सूर्य क्या है, ये पृथ्वी क्या है, समुद्र क्या है, इन सब के बारे में हमें जिज्ञासा रहती है। तो इन सारी चीजों से संबंधित, बच्चों की कल्पनाओं से संबंधित, उनमें नूतन रंग मतलब अनोखे रंग भरने वाली इनकी जो है कहानियां होती थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, कृतियां यानी उनकी रचनाएं। खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्करियां, गिरना स्काई लैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास। ये सब बाल उपन्यास, बाल नॉवेल है। और इस गद्य से संबंधित हमें जानना है कि इस पाठ से संबंधित क्या है, विज्ञान कथा। तो ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं ये विज्ञान कथा है। जैसे हम कविता में विधाएं देखते हैं, बहुत सारी विधाएं रहती है, गजल रहती है, पद रहते हैं, फिर कवितत्व रहता है, कविता रहती है, कव्वाली रहती है, ये सारी जो है ये सारी चीजें कविता की विधाएं हैं। और गद्य संबंधी इसमें भी बहुत सी विधाएं होती, विधाएं मतलब टाइप, प्रकार। तो इसमें आत्मकथा होता है, यात्रा वर्णन होता है, संस्मरण होता है, एकांकी होता है, उसी तरह से विज्ञान कथा, यानी इस कहानी में विज्ञान से संबंधित बातें हैं। ये विज्ञान कथा जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी। कहानी किसे कहते हैं, जिसमें जीवन की कोई रोमांटिक, कोई रोचक, रोमांचित करने वाली घटना होती है, उसका प्रवाही वर्णन इसमें, प्रवाही मतलब एक के बाद एक आगे की बातें इस कहानी में होती है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। इन्होंने इस विज्ञान कथा के माध्यम से हमें यह बताया है कि हम इस समय किस दौर पे गुजर रहे हैं या किस दौर के पास हम पहुंच रहे हैं। यानी आज से 10-20 साल पहले इतना विकास नहीं था, बहुत सारे पेड़ पौधे थे। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा उमर गांव जो है अपने नाम के अनुसार गांव की तरह था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का भी विकास हो रहा है, बहुत सारी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, बगीचे जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बगीचे मतलब वाड़ियां,
वाड़ियां धीरे धीरे कम होती जा रही, पेड़ों की कटाई हो रही है और उसकी जगह पे यानी जो पेड़ों के जंगल होते हैं, पेड़ों के जंगल की जगह पे आज के दौर में कंक्रीटों का जंगल तैयार हो रहा है। कंक्रीट का जंगल जैसे मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जंगलों में, उसी तरह से कंक्रीट का जंगल जो है उसमें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें यानी बिल्डिंगें तैयार हो गई। तो ये कंक्रीटों का जंगल हो गया, यानी हरे भरे पेड़ों के जंगल की कटाई होती जा रही है और कंक्रीटों के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से साथ साथ जो है प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तरह तरह की नए नए आविष्कार हो रहे हैं, मशीनों का आविष्कार हो रहा है। उसके साथ साथ कारखाने खुल रहे हैं, कारखाने से प्रदूषित धुएं निकल रहे हैं, जिससे वातावरण पूरा प्रदूषित हो जा रहा है, जलवायु परिवर्तन हो जा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं, इतना तो हमें समझ में आता है कि हमारा मौसम अब ठीक प्रकार से नहीं चलता। पहले बारिश के मौसम में अच्छी बारिश होती थी, गर्मी में गर्मी और ठंड में ठंड, लेकिन अभी सारे मौसम इधर उधर मानो हो गए हैं। कोई भी मौसम अपने सही ठीक समय पे नहीं आता। और ये जो बढ़ती मशीनों की बढ़ती संख्या है, कारखानों के बढ़ते संख्या है और कंक्रीटों का ये जो जंगल बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। और कुछ बीमारियां इलाज होता है उनका और कुछ बीमारियां लाइलाज होती है जिनका कोई उपाय नहीं। तो ऐसे में हमें इन चीजों के कुप्रभाव से जागरूक करने के लिए ये विज्ञान कथा देवसरे जी ने लिखा है। अब हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन में क्या है कि डॉक्टर का स्वभाव कैसा था। डॉक्टर जो है ये अपनी कमाई का जरिया अपने पैसे को नहीं मानते थे, बल्कि अपने पैसे को ये क्या मानते थे, अपना धर्म मानते थे कि मैं एक डॉक्टर हूं तो मेरा ये फर्ज है कि मैं मरीजों का इलाज करूं। ऐसा नहीं कि अगर मरीज के पास पैसे ना हो तो मैं उसका इलाज ना करूं। उनका ये मानना था कि मुझे फीस मिले ना मिले लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं मरीजों का इलाज करूं। और ऐसा ही इनका स्वभाव भी था। आधी रात भी कोई अगर आता तो वो उसके साथ चले जाते। एक दिन ऐसा ही हुआ कि 2 बजे बेल बजी, इन्होंने दरवाजा खोला। इनकी पत्नी रात को नहीं उठती थी क्योंकि उनको पता था कि कोई आया होगा जिसके घर कोई मरीज है और वहां पर उसके इलाज के लिए डॉक्टर को लेके जाने के लिए आए हैं। तो ऐसे में वो सोई ही थी। डॉक्टर साहब उठे, गाउन पहने ही थे, अपना बैग उठाया और उसके बाद चले गए। तो रोज मतलब कभी भी जब भी कोई आता और ऐसे जब चले जाते तो या तो रात में ही 1-2 घंटे में लौट आते या सुबह तक लौट आते, या अगर मरीज सीरियस होता तो थोड़ी और देर हो जाती। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। सुबह हो गई, डॉक्टर साहब लौट के आए नहीं। उनकी पत्नी सोची कि शायद मरीज सीरियस होगा, जो पेशेंट है वो सीरियस होगा, इसलिए अभी तक आए नहीं। उसके बाद और देर हुई जब, तो उन्होंने सोचा शायद क्लिनिक चले गए हों, हॉस्पिटल चले गए हों। और ऐसा करते करते जब शाम हो गई तब उन्होंने पुलिस को फोन किया। उसके बाद उनकी खोज चालू हो गई, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। और जंगल की आग की तरह ये बात चारों तरफ फैल गई कि डॉक्टर का अपहरण हो गया। इससे लोगों में दहशत फैल गई। तो ये खबर भी एक ही बार आई, बाद में इस खबर को दबा दिया गया कि आम जनता में दहशत फैल जाएगी, डर फैल जाएगा कि एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित यानी नामी डॉक्टर का अपहरण हो गया। तो उसके बाद दिन पे दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए। और उसके बाद कई महीने बाद एक गाड़ी आई। तो वैसी ही गाड़ी के टायर के निशान उनके दरवाजे पे जिस दिन डॉक्टर का अपहरण हुआ था उस दिन भी था। तो उनकी पत्नी ने सोचा कि शायद वो आ गए। पत्नी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो रोज सुबह उठते ही दरवाजे पर आके बैठ जाती और डॉक्टर साहब का इंतजार करती कि शायद आज लौट आएंगे। इस तरह से उनकी हालत जो है पागलों जैसी हो गई थी। जब वो बड़ी वाली गाड़ी आई तो उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए, लेकिन गाड़ी तो चली गई, एक सीढ़ी छोड़कर गई। सीढ़ी को जब लगाया गया तो उसमें डॉक्टर साहब खुद बोल रहे थे। उन्हें उनका अपहरण तो हुआ था, लेकिन किसी फिरौती के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, बल्कि उनका अपहरण जो है किसी दूसरे ग्रह के लोगों ने कर दिया था। ऐसे ग्रह के लोग जहां पे विज्ञान तो बहुत आगे था लेकिन चिकित्सा बहुत पीछे थी। और उस
उस ग्रह के लोग, उनका विज्ञान इतना आगे था कि वो अपने ग्रह से दूसरे ग्रह के बारे में सारी बातें जान लेते थे। तो उन्हें ये बात मालूम पड़ी कि यहाँ पे ये डॉक्टर है और इनको अमेरिका में बुलाकर इनका सम्मान किया गया है, और उनके ग्रह पे मशीनी चीजें तो सारी थी, लेकिन तो बीमारी का इलाज करने वाला, पहले तो उस ग्रह पे कोई बीमारी नहीं होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इतनी ज्यादा मशीनें वहां पर बढ़ गई, इतना प्रदूषण हो गया कि लोगों को एक तरह की बीमारी हो गई थी। उनके शरीर कहीं भी घाव हो जाते और सड़ने लगते और फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। तो ऐसे में उन्हें इलाज की जरूरत थी। अब कहते हैं आवश्यकता ही, मतलब जरूर आवश्यकता ही जननी होती है। जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तब हम उसके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब तक हमें जरूरत नहीं होगी तब तक हम उन चीजों को ढूंढते नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग जो है विज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल पीछे थे, सॉरी विज्ञान के क्षेत्र में नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पीछे थे, और विज्ञान के क्षेत्र में ये बहुत आगे निकल चुके थे, हमारे देश से बहुत ज्यादा आगे। तो इन्होंने ये सोचा कि इस डॉक्टर को अगर उठा लिया जाए तो ये डॉक्टर आकर यहाँ पे हमारे यहाँ के मरीजों का, हमारे यहाँ के पेशेंट का इलाज करेगा, उस पर खोज करेगा, रिसर्च करेगा, और इस तरह से हमारे यहाँ के लोगों की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ऐसे में उन्होंने कह दिया कि अब तक तो आप लोग मुझे, मतलब अपने परिवार वालों को संबोधित किया था, अपने देश के लोगों को और अपनी पत्नी को, कि आप लोग तो अब तक मुझे ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैं इस दुनिया में हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं दूसरे ग्रह पे हूँ। अब तक तो हम यही सोचते थे कि सजीव सृष्टि केवल पृथ्वी पे है, लेकिन केवल पृथ्वी पे ही सजीव सृष्टि नहीं है, बल्कि जो है पृथ्वी के बाद दूसरे ग्रहों पे भी सजीव सृष्टि है, जहाँ पे हमारे यहाँ जैसे ही कारखाने हैं, मशीनें हैं, इंसान है, घर है, सब कुछ है। तो वहां मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो उन्होंने अपने अपहरण के बारे में भी बताया कि किस तरह से एक अजीबोगरीब तरह की उड़ने वाली गाड़ी आई, मतलब उड़न तस्तरी जिसको बोलते हैं, आई और मुझे उसमें बिठा लिया। मैं भागने की कोशिश की, 3 लोगों ने पकड़कर उसमें डाल दिया और मैं डर के मारे बेहोश हो गया। उसके बाद वहां उन्हें लेके गए, उन्हें अलग तरह का कपड़ा पहनाया, क्योंकि इस देश से उस ग्रह पे जाने में वहां का वातावरण जो है हम सहन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक अलग तरीके का कपड़ा पहनाया और उसके बाद इन्हें जो है वहां की बीमारी का इलाज करने के लिए रिसर्च करने बोल दिया। अब डॉक्टर का कहना, डॉक्टर जी ने ही बताया था, अपनी सीडी में इन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा था कि जो यहाँ के हमारे देश के जो फार्मूले हैं वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ के देश के लोगों के शरीर से यहाँ के लोगों के शरीर में बहुत अंतर है। यहाँ के लोगों के शरीर पे मोटी चमड़ी है और इनके शरीर बहुत ही मजबूत है, लेकिन अब वो उस इलाज के लिए रिसर्च कर रहे हैं और अब वहां से वो भाग नहीं सकते, मतलब वहां से वो वापस नहीं आ सकते। इस बारे में उन्होंने बताया। तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने, लापता मतलब गायब, अचानक मतलब एकाएक, एकाएक, और लापता मतलब गायब। ओके, लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। यानी ये खबर तो पहुंची कि डॉक्टर भटनागर का अपहरण हो गया है, किडनैप हो गया है उनका, लेकिन उनके बारे में फिर कुछ पता नहीं चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉलबेल बज उठी। कॉलबेल मतलब दरवाजे की बेल बजी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए, आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी ये आदत थी कि कोई भी अगर रात को बेल बजाता तो वो तुरंत उठकर जाते। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रहती, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब कोई भी मरीज सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता है। अगर किसी को उन्हें घर
बुलाकर ले जाना होता है तो वह भी आकर उन्हें जगा देता है। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते। यानी डॉक्टर भटनागर का स्वभाव मैंने पहले ही बताया कि इनका स्वभाव ऐसा था कि वह जो है अपना परम कर्तव्य, मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। जबकि एक डॉक्टर का यही कर्तव्य होता है कि वह चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी समय अगर कोई मरीज को जरूरत है डॉक्टर की, तो डॉक्टर को वहां तुरंत पहुंचना चाहिए। और डॉक्टर भटनागर ऐसा ही करते थे कि रात में अस्पताल का चौकीदार, अगर कोई मरीज सीरियस हो गया तो अस्पताल का चौकीदार जगाने आ जाता था, या अगर किसी को उसके घर लेकर जाना होता था, उसके घर कोई बीमार होता था, तो भी वो रात को आ जाते थे और वो सहर्ष मतलब खुशी से चले जाते थे। सहर्ष चले जाते थे, सहर्ष मतलब खुशी से। खुशी से मतलब उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी, कोई चिढ़ नहीं होती थी कि सोने नहीं देते, रात को उठा देते, ऐसा कोई प्रॉब्लम उनको नहीं था। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। उनकी एक आदत थी कि उनको अस्पताल समय से पहुंचना होता था, तो या तो वो 1-2 घंटे में रात में ही आ जाते थे या सुबह होते होते आ जाते थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। देर सुबह तक मतलब सुबह तो हो गई, सुबह तक आ जाते थे, सुबह भी हो गई, सुबह भी मतलब हम 12 बजे के पहले तक सुबह ही मानते हैं, तो उतने समय तक वो आए नहीं। तब उन्हें चिंता होने लगी कि आखिर क्या हुआ। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। पहले उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि शायद मरीज की हालत ज्यादा खराब हो, इसलिए देर लग गई हो। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले गए हों। अब हमारा मन क्या होता है, हमारा मन तरह तरह के विचार में खो जाता है कि मतलब आशंका शंका ये सारे विचार हमारे मन में आने लगते। तो इन्होंने सोचा हो सकता है कि मरीज की हालत ज्यादा खराब हो इसलिए देर हुई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि देर हो गई हो और उन्हें अस्पताल समय से जाने की आदत है, इसलिए वो समय से निकल गए हो अस्पताल के लिए। लेकिन इस बात का खुलासा कब हुआ कि वो अस्पताल नहीं गए? लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। लेकिन जब अस्पताल के मरीज उन्हें पूछने के लिए आने लगे, तब उनको हैरानी हुई कि अरे डॉक्टर साहब घर भी नहीं आए, अस्पताल भी नहीं गए, तो आखिर गए कहाँ। उन्होंने मित्रों तथा अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। यानी जैसे कि हमारे घर कोई आने वाला रहता है, समय से आता नहीं है, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद गाड़ी देर से हो, या फिर वो कहीं रुक गए हो, या किसी मित्र के यहाँ चले गए हो। तो इसी तरह का अंदाजा जो है डॉक्टर की पत्नी भी लगाने लगी। पहले सोचा कि शायद मरीज सीरियस हो इसलिए रुक गए हो, फिर सोचा शायद उनको समय से जाने की आदत है, अस्पताल अस्पताल का समय हो गया हो इसलिए चले गए हो। लेकिन जब मरीज खुद उनके घर पूछने आने लगे डॉक्टर को, तब उनको हैरानी हुई। और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि उनके कुछ मित्रों से भी पूछा, मित्रों से भी कोई जानकारी नहीं मिली। तब उन्हें घबराहट होने लगी। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों। फिर उन्होंने विचार किया, मतलब वो अपने मन को तरह तरह से सांत्वना दे रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है किसी दूर दराज गांव से कोई आया रहा हो, उसके घर कोई बीमार रहा हो और डॉक्टर को लेके गया हो, तो इसलिए उन्हें आने में देर हो गई और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। लेकिन जब शाम हो गई, तब उनका धैर्य समाप्त हो गया। तब उन्होंने सोचा कि जरूर कोई जो है अनहोनी घटना घट गई है, जिसके कारण से रात को गए शाम हो गई अभी तक नहीं आए। तब उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया।
डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया था। अब पुलिस भी हैरान थी कि एक डॉक्टर का अपहरण क्यों होगा। वो तो लोगों के जीवन की रक्षा करता है, तो ऐसे डॉक्टर की का अपहरण क्यों होगा। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। और बिजली की तरह, चाहे जंगल की आग कहो या बिजली की तरह, बिजली में हम स्विच ऑन करते हैं और तुरंत लाइट जल जाती है, स्विच ऑन करते हैं तुरंत फैन चालू हो जाता है। तो इसलिए जो है बिजली की तरह ये एक मुहावरा है कि मतलब तेजी से पूरे शहर में ये बात फैल गई कि डॉक्टर का अपहरण हो गया है। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे पाई कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी। क्योंकि वो उठी नहीं थी, हमेशा की आदत की तरह कोई भी आता था, कॉल बेल बजाता था, डॉक्टर साहब अपनी दवा का बैग उठाते थे और उसके साथ चले जाते थे। ये देखती नहीं थी कि कौन आया है और वो किसके साथ गए। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ इतना ही पुलिस को बता पाई, इतना ही सूत्र दे पाई कि अपनी कार से नहीं गए, कोई गाड़ी लेने आई है, जिसके बड़े पहिए के निशान उनके सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर दिखे थे। जाहिर था डॉक्टर साहब की किसी अब इससे ये जाहिर हो गया था कि डॉक्टर साहब का किसी ने जो है अपहरण कर लिया। कई दिन बीत गए, कोई सूचना उनकी मिली नहीं। मतलब अब उनको दिन पे दिन घबराहट होने लगी। अब उस जो फुटपाथ पे या उनके घर के बाहर जो मोटे टायर का निशान था, तो उससे बस यही अंदाजा लगा पाए कि या तो कोई ट्रक रहा होगा या फिर बस। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। अब ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि रात के गए शाम हो गई अभी तक नहीं आए, तो शायद हो सकता है कि उनके साथ कोई ऐसी घटना घट गई हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो। तो ये सारी बातों की जानकारी के लिए वायरलेस से सारी जगह पे खबर भेज दी गई। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली, क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था। शत्रु यानी दुश्मन, शत्रु दुश्मन। तो डॉक्टर साहब का स्वभाव कैसा था। इनका स्वभाव ऐसा था कि ये अपने पैसे को अपना धर्म मानते थे, कमाई का जरिया नहीं मानते थे। और किसी भी समय वक्त बेवक्त कोई भी अगर इन्हें बुलाने आता, ये तुरंत मरीजों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते, हमेशा तैयार रहते। तो ऐसे में इनका कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु नहीं था। इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था। व्यर्थ मतलब बेकार था कि उनकी हत्या कर दी गई हो। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। अब मतलब जब हमारी सोच, हमारा विचार, तरह तरह के विचार हमारे मन में आने लगते हैं। अब पुलिस भी क्या सोच रही है कि उनकी दुश्मनी तो किसी से थी नहीं, तो हो सकता है कुछ गुंडे उन्हें छिपा लिए हों और उसके बाद फिर फिरौती की रकम मांगे उनकी पत्नी से। और दूसरी सोच पुलिस की यह थी कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया होगा, या फिर ऐसा हो कि किसी डाकू के गिरोह में कोई सीरियस हो, कोई बीमार हो, उसके इलाज के लिए डॉक्टर का अपहरण करके लेके गए हो। अब ऐसे में पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। यानी सुबह से शाम हुई, शाम से फिर एक दिन, दो दिन, इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन डॉक्टर साहब के बारे में कोई भी जानकारी मिली नहीं। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यानी उनका इस तरह से अचानक गायब हो जाना एक रहस्य बन गया था। और पुलिस तो इससे परेशान थी ही, बाकी लोग भी, जनता भी बहुत ही भयभीत, डरी हुई थी। और यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। यानी ये बार बार ये खबर जो है अखबार में नहीं आई कि डॉक्टर साहब का अपहरण हो गया है, या उनका अभी तक कोई उनकी जानकारी नहीं मिली कि वो कहाँ है, किस हाल में है।
धीरे धीरे कई महीने बीत गए। अब समय बीतता गया। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने का इंतजार कर रही हो। मतलब इनकी हालत कैसी हो गई थी कि जैसे कोई पागल व्यक्ति हो, उस तरह की इनकी स्थिति हो गई थी। ये रोज सुबह उठती, दरवाजे पर आकर उनकी प्रतीक्षा करने लगती कि डॉक्टर साहब आ जाएंगे, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगती। कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। और एक दिन फिर क्या हुआ, कई महीनों के बाद जैसे गाड़ी के टायरों के पहियों के निशान पहले दिन दिखे थे, जिस दिन अपहरण हुआ था उनका, वैसे ही निशान उन्हें दिखे। तो उन्हें क्या लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए। उनको लगा कि शायद ये बड़ी गाड़ी उन्हें लेके गई थी कहीं और शायद अब छोड़ गई है। लेकिन कहाँ, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। तुरंत उन्होंने सूचना दे दी पुलिस को। पुलिस आई, खोज शुरू कर दी, लेकिन उसके हाथ फिर भी कुछ लगा नहीं। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली। मतलब उस गाड़ी के पहिए के निशान से कुछ जो है हासिल नहीं हुआ, कुछ भी कोई भी सुराग नहीं मिला। एक सीडी बल्कि मिली, जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। अब गाड़ी तो वैसी ही, मतलब उन्हें घर के बाहर वैसे ही टायरों के वैसे पहिए के निशान दिखे, जैसा पहिया डॉक्टर साहब जिस दिन गायब हुए थे उस दिन था, वैसे ही पहिया उस दिन भी दिखाई दिया। तो उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब लौट आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। डॉक्टर साहब वापस नहीं आए थे। और उसके बाद फिर उनकी खोज चालू हुई, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक सीडी मिली। सीडी को पाकर सभी लोग हतप्रभ, मतलब सभी लोग आश्चर्यचकित थे। हतप्रभ मतलब आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित आश्चर्यचकित क्यों थे कि मतलब इतनी बड़ी गाड़ी वापस आई और वहां सिर्फ केवल एक सीडी मिली। डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। अब उसमें उस सीडी में किसकी आवाज रिकॉर्ड थी? डॉक्टर भटनागर की। अब वो क्या बोल रहे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, क्योंकि कई महीने बीत गए थे। कई महीने बीतने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली। तो कोई भी व्यक्ति यही सोच सकता है कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं जिंदा हूं। अब उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने उस सीडी में अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके भेजा था। मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं, तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर। मतलब 100, 200, हजार नहीं, कई करोड़ों मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर हूँ। सौरमंडल जो हमारा ये मंडल है, जैसे पृथ्वी है, मंगल है, फिर बृहस्पति, बहुत सारे ग्रह है, नेपच्यून है, यूरेनस है, ये सारे ग्रह हैं। तो ये सबको मिला के सौरमंडल बनता है। तो ये क्या बता रहे कि मैं सौरमंडल के ग्रह पर हूँ, पृथ्वी ग्रह पे। पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है, तो मैं पृथ्वी ग्रह पे न रहकर सौरमंडल के दूसरे ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। हम तो ऐसा सोचते हैं कि एक सूर्य है, एक चांद है और सजीव सृष्टि वाली एक हमारी पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पे हवा, पानी, जमीन सब कुछ है। लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं, डॉक्टर भटनागर खुलासा कर रहे हैं कि मैं जो है यहाँ से करोड़ों मील दूर हूँ और दूसरे ग्रह पे पहुंच गया हूँ। और यहाँ पर हम धरती वाले सोचते हैं केवल धरती के पास ही सारा कुछ है, लेकिन दूसरे ग्रह पे भी सारी चीजें हैं। और हमारे सूर्य जैसे बहुत सारे सौरमंडल में जाने कितने सूर्य हैं और सबके अपने अपने ग्रह हैं।
उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है। उन्नतिशील मतलब प्रोग्रेस किया है उन्होंने। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है। अब डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं, हम अगर अपनी फैमिली से दूर हो जाए कितना भी सुख हो, लेकिन अगर हम अपने मित्रों से, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से दूर हो जाते हैं तो हम बहुत दुखी रहते हैं। तो डॉक्टर भटनागर भी बहुत दुखी है, पृथ्वी से दूर हो गए, अपने देश से दूर हो गए, अपने मित्रों, अपने परिवार सबसे दूर हो गए। लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। अब डॉक्टर ये बता रहे हैं कि इसका दुख तो मुझे बहुत है कि मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा देश, मेरी पृथ्वी सब कुछ पीछे छूट गया। लेकिन ये खुशी भी है कि एक जानकारी भी मुझे मिली। हम मानते हैं कि केवल पृथ्वी पे ही हम मानव हैं, लेकिन नहीं, दूसरे ग्रह पे भी हमारे जैसे लोग हैं, हमारी जैसी दुनिया बसी हुई है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। अब वो आगे जो बताना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये आशा है, उम्मीद है, उम्मीद मतलब आशा, आशा। अब उनको ये उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक जरूर लेंगे। अब बात वो आगे बता रहे हैं। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अब वो बता रहे हैं कि मतलब मेरा अपहरण किस तरह से हुआ, पहले इसके बारे में जानो। क्योंकि कई महीने बीतने के बाद भी कोई भी, पुलिस भी, कोई भी नहीं जान पाया था कि आखिर डॉक्टर भटनागर का अपहरण किसने किया और वो कहाँ गए। तो अब उन्होंने खुद ही बताया कि हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। अब वो जिस ग्रह पे गए थे, उस ग्रह के लोगों ने गुप्त रूप से ये जानकारी प्राप्त कर ली थी कि अमेरिका में मेरा किस तरह से सम्मान हुआ और मुझे चिकित्सा का कितना ज्ञान है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा कर ली थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे और इन्होंने जब से ये जाना था कि अमेरिका में इनका सम्मान हुआ और ये चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही ज्ञानी है, तब से ये जो है योजना बनाना शुरू कर दिए थे कि किस तरह से इनका अपहरण किया जाए। उस रात को उस रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। उस रात, जिस रात उनका अपहरण हुआ था, अब वो खुलासा कर रहे हैं कि मेरे बारे में किसी को जानकारी क्यों नहीं मिल पाई। तो एक अलग तरह की सवारी आई थी, यानी अलग तरह की गाड़ी थी और उसमें जो है इशारा किया, उसमें बिठा लिया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। विचित्र यान जैसे हम बचपन में सुने होंगे, उड़न तस्तरी, या फिर कार्टून वगैरह में देखा होगा कि किस तरह से दूसरे ग्रह के लोग आते हैं, एलियन आते हैं, नीचे धरती पे उतरते हैं और फिर वो उसमें बैठकर वापस उड़ जाते हैं। तो ऐसा ही एक विचित्र यान जो है डॉक्टर को लेने के लिए आया था। और उन्होंने ये योजना कब से बनाई थी, जब डॉक्टर को अमेरिका में सम्मानित किया गया था और उनके ज्ञान के बारे में उन्हें गुप्त रूप से जानकारी मिली थी। तभी से वो इस योजना में लग गए थे कि डॉक्टर का अपहरण किस तरह से किया जाए। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। अभी आगे का अगले लेक्चर में। ओके, बाय।